8%/6%. 80 can declare income higher than 8%/6%. फुल स्टॉप लगा के फिर लिखो if 80 declare income, if 80 declare income as per this section, as per this section, or higher, as per this section or higher, then he is not required to maintain, then he is not required to maintain books of accounts, then he is not required to maintain books of accounts and get it audited, and get it audited. 6th point बनाना है इसके बाद. If assessee declares income in any income less than 8% or 6%, income less than 8% or 6%, and his net taxable income, is more than basic exemption. Net taxable income is more than basic exemption. Then he is required to maintain, books of accounts and get it audited. Audited. ठीक है. अब देखो इसके आगे का एक पॉइंट समझो. मैंने एक प्रीवियस ईयर में 44 AD से क्या किया, प्रिजम्पटिव इनकम निकाल के टैक्स भरा. ठीक है. तो लॉ बोलता है इसके आगे के 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 सालों तक मुझे 44 AD फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. अगर मान लो कि मैंने यहां पर 44 AD नहीं फॉलो किया, यहां बीच में मैंने क्या कर दिया, गैप कर दिया, तो इसके आगे के 5 साल मुझे 44 AD नहीं मिलेगा वापस से. समझ में आया? जिस साल तुमने 44 AD लगाया उसके आगे के 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तुमको 44 AD फॉलो करना पड़ेगा. अगर किसी भी एक साल में तुमने 44 AD के अलावा कोई नॉर्मल सेक्शन से तुमने टैक्स भर दिया, तो उसके जिस साल तुमने ब्रेक किया उसके आगे के 5 साल वापस से 44 AD नहीं मिलेगा. समझ में आया? हाँ, चलो लिखो इसको. कौन सा पॉइंट नंबर है? हाँ, ज्यादा हुआ तो 44 AD नहीं लगा सकते, तो ज्यादा हुआ तो 44 AD नहीं लगाएंगे, और फिर आगे मान लो कम हो गया तो आगे 5 साल तक 44 AD नहीं लगाएंगे. समझ में आया? एक बार तुम्हारा 2 करोड़ से ऊपर गया, 44 AD नहीं लगेगा, तो आगे के 5 साल भले वो कम भी रहा हो तो भी 44 AD नहीं लगेगा. समझ में आया? ऐसा चलेगा. ठीक है. If assessee declares income
if assessee declares income in any previous year, if assessee declares income in any previous year as per section 44 AD, as per section 44 AD, and he does not declare, and he does not declare income, and he does not declare income as per 44 AD in any of the five, in any of the five consecutive previous year, in any of the five consecutive previous year, then he shall not be eligible, then he shall not be eligible to claim benefit of, then he shall not be eligible to claim benefit of section 44 AD, section 44 AD for 5 years, for 5 years subsequent to the year, subsequent to the year in which assessee did not declare, in which assessee did not declare income as per section 44 AD. समझ गए? हाँ, चलो सेक्शन 44 ADA, है ना, AE, AD और ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के 3 सेक्शन है, ठीक है? हेडिंग डाल लो इसके आगे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशंस या फॉर प्रोफेशनल्स, ऐसा कर लो। चलो बताओ, यहाँ पर एलिजिबल एसोसी बेटा 2 है, इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट फर्म, है ना, एक्सक्लूडिंग LLP, है ना। सबसे पहले एलिजिबल एसोसी लिखकर स्टार्ट करो, और लिखो एलिजिबल एसोसी, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल और नीचे रेसिडेंट फर्म, एक्सक्लूडिंग LLP लिख लेना वहां पे। अब लिमिट की कौन से वाले प्रोफेशनल्स इसके अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भर सकते हैं, तो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल, दिस सेक्शन, हाँ, this section is applicable only in case of professions, only in case of professions having gross receipt, having gross receipt up to 50 lakh, having gross receipt up to 50 lakhs, ठीक है? बट अगर कैश रिसिप्ट अप टू 5% ही है तो 50 लाख की जगह 75 लाख
तक वाले लोग भी क्या कर सकते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भर सकते हैं। तो इसके अंदर नोट लिखेंगे, जैसे अपन ने ऊपर लिखा था वैसे नोट लिखेंगे। इफ अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, if amount received during previous year in cash does not exceed 5%, does not exceed 5% of gross receipt of such previous year, of gross receipt of such previous year, then limit of 75 lakh, limit of 75 lakh shall apply instead of 50 lakhs. PG next third point में लिखो, PGBP will be is equals to gross receipt into 50%. जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% आप पीजीबीपी पे डिक्लेयर करोगे, है ना। हाँ देखो क्या होता है, प्रोफेशन में ना खर्चे पैसे नहीं होते। प्रोफेशन में जैसे आप सीए हो, आपने ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, क्या क्या खर्चे कर रहे होगे आप, मार्जिन ज्यादा होता है ना, ठीक है। बिजनेस में मार्जिन कम होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना ही होगा, 10% 20%, और फिर उसमें से डायरेक्ट खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे में माइनस कर लो तो आपका नेट प्रॉफिट कम आता है ऑन सेल्स। बट यहाँ पर तो आप इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, उसके अलावा क्या खर्चा हो रहा है आपका। तो यहाँ पर आपका जो मार्जिन होगा वो क्या होगा, एक्चुअली प्रोफेशंस अपने नॉलेज के कारण, अपने एक्सपर्टीज के कारण कमाते हैं, बाकी तो वो ऐसे कुछ खास खर्चे करते नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 50% लिया है ना। एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा ही आएगा 50% से। सोच के देखो ना, 50% जितना रेंट और सैलरी थोड़ी पे कर दे रहे होगे, है ना। हाँ 50% लिख लिया। चलो कौन सा पॉइंट डाला, थर्ड ना फोर्थ डालो। 80 कैन डिक्लेयर हायर इनकम, 80 कैन डिक्लेयर हायर इनकम, बस इतना लिखवा देती हूँ, बाकी तो पता है तुम लोगों को, ये मिनिमम है 50%, है ना। फिफ्थ पॉइंट डालो। फिफ्थ पॉइंट वही है कि अगर उसने नीचे दिखाया 50% से तो उसको बुक्स भी बनानी पड़ेंगी, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। लिखो, इफ अस्सी डिक्लेयर्स लोअर इनकम, if Assi declares lower income and his net taxable income, वही सेम पॉइंट ही लिख रहे हैं, net taxable income is more than basic exemption, then he is required more than basic exemption, then he is required to maintain, books of accounts and get it audited. अब common points for 44 AD and 44 ADA, दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कॉमन। फोर्टी फोर एडी और 44 एडीए के लिए दो कॉमन पॉइंट्स हैं। बेटा अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम निकाल रहे हो तो आप सेक्शन 30 से 37 के खर्चे माइनस नहीं करोगे, डिडक्शन
under section 30 to 37 not allowed. एंड सेकेंड पॉइंट, तुम लोग को कल का याद है? मुझे बताओ कि 30 to 37 तो अलाउड नहीं था, बट पार्टनर्स रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट माइनस करने दे रहे थे वो। प्रेजम्पटिव इनकम में से पार्टनर रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं। कहाँ पे? 44 AE में, या नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिखो सेकेंड पॉइंट, लिखो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन and interest not allowed to firm. इंडिविजुअल क्यों पार्टनर्स को सैलरी देगा? फर्म ही देगी ना। ठीक है, चलो दो तीन छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस बताने हैं, वो बता देती हूँ। फिर एक बड़ा सेक्शन पार्टनर रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट का बस आखिरी में बचेगा, वो कल कर लेंगे, तो कल पीजीबीपी को खत्म कर देंगे। ठीक है, सेक्शन 145(1) खत्म हो गया। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले सेक्शंस खत्म हो गए। ठीक है, सेक्शन 145(1) लिखो मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन बस अपन को लिखनी है, फॉर कंप्यूटिंग पीजीबीपी, फॉर कंप्यूटिंग पीजीबीपी और IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IFOS, ASCI can follow cash basis और accrual system। accrual basis और cash basis पता है ना? accrual system of accounting मतलब कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं, accrual सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं, है ना? ऐसी कोई मनाही नहीं है कि कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक चीज अपन बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, अगर नेक्स्ट टॉपिक है ये, है ना, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हाँ, इनटू कैपिटल असेट। ठीक है, ये अपन ने कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल गेन्स में डिस्कस किया था, ये भी कर लिया था। स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट डिस्कस किया था अपन ने। चार्ट बनवा चुकी हूँ मैं इसका। ठीक है, इसको रिवाइज करके आना, कल पूछूंगी। हाँ, बाकी लोग भी। चलो तो फिर आखिरी टॉपिक डालो आज का, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का मतलब लिख लेते हैं अपन। नहीं, ये बस इतना सा पॉइंट है कि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस किसको कहते हैं, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। एक्चुअली स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का पीजीबीपी अलग निकलता है और नॉर्मल बिजनेस का अलग निकलता है। उसका रीजन सेट ऑफ में समझ में आएगा कि ऐसा अलग अलग क्यों कर रहे हैं। ठीक है,
स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का बस मीनिंग लिखना है आपको। लिखो, इट मीन्स ट्रांजैक्शंस इन विच contract for sale or purchase is ultimately settled by otherwise than actual delivery। ठीक है, तुम लोग को डेरिवेटिव का मतलब सिखाया था ना मैंने, याद है? फाउंडेशन में डेरिवेटिव का मतलब सीखा था अपन ने बीसीके में। हाँ, डेरिवेटिव में क्या होता है कि जैसे मान लो ये फोन है ना, मैं बोल रही हूँ 1 महीने बाद इसकी वैल्यू 20,000 होगी, और तुम बोल रहे हो कि नहीं 18,000 होगी, तो चलो शर्त लगा लेते हैं, है ना? अगर 18,000 हुई तो 2,000 मैं तुमको दे दूंगी, पर अगर 20,000 हुई तो 2,000 तुम मुझे दे देना। समझ में आया? तो या तुमने बोला कि नहीं 20,000 से कम होगी, मैंने कहा नहीं 20,000 से ज्यादा होगी, तो जितनी ज्यादा होगी उतना वैल्यू तुम मुझे दे देना, या जितनी कम होगी उतनी वैल्यू मैं तुमको दे दूंगी। तो ये क्या हुआ, ये फोन तो वही का वही है ना, हम खरीद बेच ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ अल्टीमेटली जो सेटल कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, उसमें फोन तो कहीं भी नहीं जा रहा ना बेटा, वो तो सिर्फ एक शर्त लग रही थी, जो जीता उसको पैसे मिल गए। समझ में आया? इसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस कहते हैं। जो ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में, पुट ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये सब डेरिवेटिव्स का पार्ट है, और ये सब स्पेक्युलेटिव बिजनेस के अंदर है ना। पर एक सेकेंड में देख लेती हूँ, ये सब डेरिवेटिव्स में आएंगे, बट है ना ये लीगल है। जो पुट ऑप्शन है, फ्यूचर्स है, कॉल ऑप्शन है, ये सब लीगल है, इसीलिए इसको बोला ये स्पेक्युलेटिव में हम कंसिडर नहीं करेंगे, है स्पेक्युलेटिव ही। इनकम टैक्स में बोला कि इसको लीगल माना गया है, तो इसको हम स्पेक्युलेटिव कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ होता है जिसमें तुम शर्तें लगा रहे हो और जीत रहे हो, ठीक है, वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आएगा, और फिर उसको अलग से तुम पीजीबीपी में कैलकुलेट कर, ठीक है। कितना लिखा है तुम लोगों ने? अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी लिखा है, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस नॉट ट्रीटेड एज स्पेक्युलेटिव। फर्स्ट डालो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, हेजिंग, HEDGING। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉस कम करने के लिए मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है। सेकंड डालो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सब एसएफएम में सीखोगे, डेरिवेटिव्स एसएफएम फाइनल में आएगा। सब्जेक्ट हट तो नहीं गया? नहीं हटा नहीं। एफएम पढ़ोगे ना अभी, उसी का आगे बड़ा वर्जन है एसएफएम। उसका फुल फॉर्म क्या है? मुझे अभी वो सब्जेक्ट के नाम चेंज हो गए ना, तो फुल फॉर्म नहीं ऐसे याद है। हम लोग के टाइम में एसएफएम बोलते थे। हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और थर्ड लिखो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में ब्रैकेट में लिख लो फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस, फ्यूचर ऑब्लिक ऑप्शन। नोट डालो, speculative business and normal business।
Speculative business and normal business are treated as separate business. अब दोनों का पीजीबीपी अलग अलग कैलकुलेट करना बेटा, ठीक है। मैं रीजन बता देती हूँ, सेट ऑफ में अपन पढ़ेंगे कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो लॉस होता है ना, वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है, बाकी किसी और के साथ नहीं हो सकता है, इसीलिए उसका पीजीबीपी अलग ही कैलकुलेट करते हैं। चलो बस एक सेक्शन पीजीबीपी का बचा हुआ है, फिर ये कल खत्म, उसके बाद फिर अपन क्लबिंग कर लेंगे।